मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 36 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बैठक में फैसलों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश करने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई और निकायों के आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। विपक्ष के विधायकों से सौहार्दपूर्ण तरीके से सदन चलाने का आह्वान भी किया है। तो देखिए, धामी कैबिनेट के कुछ अहम फैसले जो हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड भूतल एवं खनिकर्म खनिज पर्यवेक्षण सेवा नियमावली 2024 के प्राख्यान को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा और भी बड़े डिसीजन यहां पर जरूर लिए गए हैं उत्तराखंड के लिए। सत्र के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग 20 तारीख को 21, 22, 23 को हमारा जो विधानसभा सत्र होना है और सरकार भी तैयार है, हमारे माननीय मंत्रीगण तैयार हैं। और ये कह सकता हूं कि मैं सभी हमारे माननीय विधायकगण जो हमारे सत्ता पक्ष के हैं वो 20 तारीख को वहां सब पहुंचेंगे, ऐसे उनसे अपेक्षा की है। विधानमंडल दल की बैठक भी हम 20 तारीख की शाम को वहाँ पर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मौजूद होंगे। और मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि ये हमारा सत्र सभी लोग, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, सभी लोग इस सत्र को अच्छे ढंग से चलाने में अपना सहयोग प्रदान करें, ऐसी मैं उनसे उम्मीद भी करें। बिल्कुल। तो देखिए, 36 प्रस्तावों पर कैबिनेट की अहम मोहर लगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने आपको सुना, अनुपूरक बजट पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इसके अलावा निकायों के आरक्षण को लेकर सीएम को अधिकृत किया गया है। तो देखिए, 21 अगस्त से मॉनसून सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। 21 अगस्त से मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी उत्तराखंड में, जिसको लेकर अहम बैठक भी हुई और 36 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी है, जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी है। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ योगेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। योगेश, कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है, क्या कुछ अहम प्रस्ताव रहे हैं, जानकारी दें। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई है, क्योंकि 21 तारीख से सदन है, सदन के सत्र है और मानसून सत्र से पहले की ये कैबिनेट बैठक है। तो इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण जो थे, लगभग 32 जो है उनमें मोहर लगी है कैबिनेट की। ये अलग अलग जो प्रस्ताव सामने आए थे उनमें से 32 जो प्रस्ताव है उनमें कैबिनेट की मोहर लग गई है। फिर चाहे हम बात करें खनन की या फिर बात करें हम उत्तराखंड भूतल एवं खनिक्रम खनिज जो होता है उस नियमावली की बात करें, इन सभी पर कैबिनेट की मोहर लगी और बहुत ज्यादा इनकी जरूरत थी। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत भी एक बड़ा जो है निर्णय लिया गया कि 50 वृद्धजनों की क्षमता वाला जो है एक नया जो है आवास गृह बनाया जाएगा। लगातार इसकी मांग हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से वृद्धजनों की संख्या बढ़ रही है, लगातार जो है इसकी मांग बढ़ती जा रही थी। अभी उत्तराखंड में अगर बात करें तो ज्यादा इस तरह के जो है वो सेंटर नहीं है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण था। उसके साथ ही अगर बात करें तो जो है उत्तराखंड में बंदी एवं मृत्यु जो है वो परिकर मुआवजा राशि जो है भुगतान निधि उसको मंजूरी मिल गई है, जो कि 2 लाख से लेकर अब जो है 5 लाख तक की जो है जो ये राशि अब दी जाएगी। इसके साथ ही कृषि एवं कृषक कल्याण के अंतर्गत भी जो है ये फैसले आए हैं। कृषि कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है वो फैसले आए हैं। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत जो है कई अहम प्रस्तावों पर यहाँ मोहर लग चुकी है। शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। और वहीं उत्तराखंड में बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान जारी है। रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे।
तिरंगा बाइक रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तिरंगा बाइक रैली में जन सैलाब उमड़ा। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए और बाइक के पीछे बैठकर उन्होंने तिरंगा फहराया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, अब बीजेपी का जो हर घर तिरंगा अभियान है वो लगातार जारी है। अलग अलग राज्यों में ये अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान में भी ये अभियान आज से चलाया गया, तो वहीं पर उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान की शुरुआत की। तो देखिए, रुड़की पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां उन्होंने तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए। 15 अगस्त पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। बात करें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, तो हर साल की तरह जिला स्तर से परेड ग्राउंड में इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। फिलहाल परेड ग्राउंड को स्वतंत्रता दिवस के लिए सजाया जा रहा है। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। साथ ही संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने का काम भी जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से किया गया है। जैसे हम लोग हमेशा हर साल बहुत ही भव्य रूप में हमारे परेड ग्राउंड में मनाते हैं, इस बार भी तैयारियां चल रही हैं और सभी डिपार्टमेंट्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं क्या क्या तैयारियां उसमें करनी है, और अब हम ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज में। स्वतंत्रता दिवस जैसे हम लोग हमेशा हर साल बहुत ही भव्य रूप में और बागेश्वर में भी हर घर तिरंगा का कार्यक्रम बीजेपी कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। बागेश्वर विधायक पार्वती दास और जिला अध्यक्ष बीजेपी इंद्र सिंह फड़वास के नेतृत्व में बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्कूली बच्चों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बागेश्वर नगर मुख्यालय में रैली निकालकर भारत माता जय के नारे भी लगाए। इस मौके पर बागेश्वर विधायक पार्वती दास और जिला अध्यक्ष इंद्र सिंह ने बागेश्वर जिले के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को उत्तराखंड के प्रति संवेदनशील सरकार बताया है। को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ कि यह दिवस हर साल ऐसे ही मनाते रहे। पूरा देश इसमें, ये हमारी भारत माता का सिंबल है, जिससे आज पूरा देश इस तिरंगे की शान हमारी भारतवर्ष की शान है। मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी लोग हर वर्ष इसी तरीके से इसको मनाते रहें और हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगे को हम लहराना चाहते हैं। मैं सर्वप्रथम सभी आप लोगों को 15 अगस्त की बधाई देता हूं और साथ ही जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक कार्यक्रम 11 तारीख से 15 तारीख तक चलाया गया है कि हर घर तिरंगा यात्रा, तो इसी के तहत आज हमारे युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में भूस्खलन के साथ ही नदी नाले उफान पर है। पिछले दिनों भूस्खलन के चलते केदारनाथ मार्ग में 29 जगह अवरुद्ध हुए हैं। हालांकि 25 जगहों को दुरुस्त कर लिया गया है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। जहां पर भूस्खलन से जो मार्ग अवरुद्ध हैं उनको ठीक करने का काम लगातार किया जा रहा है और कोशिश यही है कि यात्रा मार्ग अवरुद्ध ना हो। साथ ही लिंचोली मार्ग में अभी भी खासा व्यवधान देखने को मिल रहा है, जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है और जल्द ही इस मार्ग को भी सुचारू कर दिया जाएगा। इसके लिए वैकल्पिक मार्ग की भी तलाश की जा रही है। आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा, वर्तमान में हवाई सेवा के माध्यम से केदारनाथ यात्रा जारी है, जल्द ही पैदल मार्ग से भी यात्रा सुचारू कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि अन्य धामों में तीर्थ यात्रा बिना किसी अवरोध की यात्रा कर रही है। केदारनाथ जी के रास्ते में लगभग 29 स्थानों पर मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसमें से लगभग 25 स्थानों में जो क्षति हुई थी उसको ठीक कर लिया गया है और 1 से 2 मीटर पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। बाकी जहां मैसिव लैंडस्लाइड था, जहां पे ज़्यादा मात्रा में था क्षति हुई थी, उस पर काम चल रहा है। इसमें 300 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उसमें। और जो हमारा रास्ता था सोनप्रयाग से गौरीकुंड का, वो रास्ता भी खोल दिया गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने सभी वक्फ बोर्डों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।
शादाब शम्स ने बताया कि उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से नई दिल्ली में मुलाकात कर सभी वक्फ बोर्डों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। शादाब शम्स ने कहा, वक्फ बोर्ड की संपत्ति के साथ ही सभी कारों की सीबीआई जांच कराने से कई बड़े घोटाले सामने आएंगे। आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश वक्फ बोर्ड बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा है, जो बिल के प्रावधानों पर व्यापक रूप से चर्चा के बाद विधेयक के पहलुओं और सांसदों की आपत्तियों पर विचार करेगी और संसद को अपनी सिफारिश सौंपेगी। में 5300 संपत्तियां हैं। अब कागजों में रिकॉर्ड है, लेकिन उसके अंदर कितनी संपत्तियां थी, कितनी मौजूद हैं, कितनी चली गई, कहाँ क्या है, बहुत बड़ा झोल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होगी तो बहुत कुछ निकलेगा। वक्फ उत्तराखंड के मसूरी में नगरपालिका सभागार में कूड़ा निस्तारण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मसूरी के विभिन्न स्कूलों के साथ ही व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान नगरपालिका परिषद मसूरी द्वारा संचालित एमआरएफ सेंटर में कूड़ा निस्तारण को लेकर विभिन्न जानकारियां भी दी गई। वहीं उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने मौजूद प्रतिनिधि से शहर को स्वच्छ रखने की अपील की और नगरपालिका को सहयोग करने के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में मसूरी शहर को प्रथम स्थान पर लाने के लिए सभी का आह्वान किया। हमारी पिछली जो बैठकें थी मसूरी को जो है स्वच्छता जो है मसूरी की, उसमें इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जीरो गार्बेज की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। उसी क्रम में हम अपने कूड़े का निस्तारण जो है वो साइंटिफिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसमें हमने पिछली बैठक में जो है गीले कूड़े को और सूखे कूड़े को अलग अलग करके उसका निस्तारण करने के लिए जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें हमने बैठक की थी बल्क वेस्ट जनरेटर्स के साथ में। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारा सैनिटरी वेस्ट है और जो बायोमेडिकल वेस्ट है, जिसके डिस्पोजल के लिए भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस दे रखी हैं, उनके अनुसार उनकी गाइडलाइंस का अनुपालन कराना के लिए आज एक बैठक की गई थी दोबारा से। उसमें बल्क वेस्ट जनरेटर्स भी बुलाए गए थे, जो हमारे जितने भी मसूरी के संस्थान हैं, स्कूल्स हैं, ट्रेडर एसोसिएशंस हैं, उन सबको भी आमंत्रित किया गया था। और वहीं कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना के बाद पूरे देश भर के डॉक्टर में रोष दिखाई दे रहा है। देश भर के सभी राज्यों में डॉक्टर्स इस घटना की निंदा कर रहे हैं और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग भी की जा रही है। देहरादून में सबसे बड़े अस्पताल और दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने भी हड़ताल कर ओपीडी को बंद रखा। साथ ही मांग की कि डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसको लेकर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। क्लियर कट है, जैसे अपने ही जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे भी अगर सिक्योरिटी नहीं है तो फिर लोग काम भी कैसे फ्रीली करें। जहाँ पे वो अपने हॉस्पिटल में काम कर रही थी उसके बाद भी उनका जो है ऐसा घटना घटा, रेप हुआ, उसके बाद मर्डर हुआ। एंड जो कॉमन सिविलियंस है, जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट है कि अगर कोई कॉमन सिविलियन का रेप होता अब तक कितना बड़ा प्रोटेस्ट होता, ऑल इंडिया हर जगह रैलीज चलती, लेकिन जस्ट बिकॉज वो एक डॉक्टर थी अभी तक लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि उसका रेप होके फिर उसके बाद मर्डर हो गया, वो भी अपने प्लेस ऑफ वर्क पे जहाँ पे वो काम करती थी वहाँ पे ऐसा हुआ है। ये घटना हुई है, इसके बाद आज तक मतलब बहुत बार वुमेन सेफ्टी, जैसे निर्भया हत्याकांड रेप केस हुआ था, वैसे ही उस लेवल का ये एक डॉक्टर के साथ हुआ है। जो इंसान पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करके किसी को हील करने की कोशिश कर रहा है, आज उसके साथ ही इतना बुरा घटना हुई है। तो और डॉक्टर्स की बात है, ये है कि डॉक्टर्स के साथ कुछ ना कुछ दुर्व्यवहार होता रहता है। बागेश्वर में बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले हिंदूवादी संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता को लेकर गुस्सा जाहिर किया है। लोगों ने आक्रोशित होकर भारत सरकार से बांग्लादेश प्रकरण में हस्तक्षेप करने संबंधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी बागेश्वर के जरिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। बागेश्वर के हिंदूवादी संगठनों ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हम चाह रहे हैं कि भारत सरकार मौन न रहे, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाए और ये इनकी सुरक्षा, उन हिंदुओं की सुरक्षा करें। हमारा एक शिष्टमंडल वहाँ जाए, हम खुद जाने के लिए तैयार हैं
और हम चाहते हैं कि ऐसा अत्याचार किसी के साथ न हो, ऐसी बर्बरता किसी के साथ न हो। इसलिए यहाँ बागेश्वर से, उत्तराखंड से ये आवाज़ जाए कि पूरे विश्व में जाए, पूरे भारत में जाए। और भारत की सरकार को निवेदन करता हूँ कि आप इस मुद्दे को। हल्द्वानी में प्रॉपर्टी विवाद के चलते गौरव गुप्ता नाम युवक ने अपनी सगी चाची के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। नवाबी रोड के कुल्यालपुर में क्षेत्र में कुसुम गुप्ता नाम की महिला के साथ आज उसके आरोपी भतीजे गौरव गुप्ता के बीच प्रॉपर्टी विवाद को लेकर जमकर कहासुनी हो गई। इसी दौरान आरोपी भतीजे ने अपनी चाची के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और इलाज के लिए हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। एसपी क्राइम हरवंश सिंह ने कहा कि इस मामले में आरोपी भतीजे गौरव गुप्ता की तलाश में पुलिस की टीम के द्वारा दबिश दी जा रही है, जिसे जल्द पकड़ लिया जाएगा। 12 बजे हमारी कोतवाली हल्द्वानी में ये सूचना आई कि किसी महिला को चाकू से हमला किया है किसी व्यक्ति के द्वारा। मौके पर हमारा पुलिस बल, हमारे इंस्पेक्टर कोतवाली हल्द्वानी और 112 की गाड़ी मौके पर गई। उनके द्वारा वहाँ पर देखा कि जो कुसुम गुप्ता हैं उनके ऊपर चाकू से प्रहार किया गया है और वो गंभीर स्थिति में थी। उनको हॉस्पिटल लाया गया, कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। और इसमें जो इनके पति का जो भतीजा है उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है और उसके दबिश के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं और मुझे आशा है कि उसको जल्दी गिरफ्तार किया जाए। अब मैं तो घर पर नहीं था, लेकिन मुझे तो किराएदार का फोन आया था, बोल लाला जल्दी से आ जाओ, किसी लड़के ने चाकू मार दिया। तो मैंने कौन था बोला, वो उस दिन आया था, मैंने वैसे शक्ल से जानता, नाम नहीं जानता। तो मैंने ठीक है मैं आ रहा हूँ, आया देखा तो ये लहूलुहान पड़ी थी वहाँ। तो फिर एम्बुलेंस भी नहीं आई, फिर पुलिस वाले वगैरह आए सब। तो ये लोग पुलिस वाले, हम सब थे इसमें, उनकी पुलिस वाले। रुड़की में निर्माण की सेंटरिंग खोलने गए 2 मजदूरों की शौचालय के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया है। मंगलूर कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर गांव में नव निर्माण मकान में काम करने के दौरान ये हादसा हुआ। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन राशिद और उस्मान को बचाया नहीं जा सका और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मंगलौर क्षेत्रांतर्गत जैनपुर झंझड़ी गांव में एक हादसे में सीवर के गड्ढे में गिरने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति अभी सीरियस है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस घटनाक्रम में उल्लेखनीय बात यह है कि हमारा एक हेड कांस्टेबल सूरवीर भी उस घटनाक्रम में बचाने के लिए कूदा था और एक व्यक्ति को बचा भी लिया है उसने, लेकिन उसकी भी स्थिति क्रिटिकल हो सकती थी, लेकिन तत्काल उसे निकलने की स्थिति बन गई, तो उसका जीवन संकट में नहीं हुआ और वो अभी स्वास्थ्य। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्य कर रही है, लेकिन उसके बाद भी अवैध निर्माण पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। उच्च अधिकारियों के द्वारा बिना स्वीकृति हो रहे अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने एजहिल एस्टेट में चल रहे 2 निर्माण कार्यों को सील कर दिया है। पुलिस बल की मौजूदगी में सहायक अभियंता सुरजीत रावत द्वारा दोनों निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। पौड़ी में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का जिला मुख्यालय पौड़ी में शुभारंभ किया गया, जिसमें 15 ब्लॉकों के साथ ही 2 नगरपालिका और 2 नगर निगम के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला खेल अधिकारी संदीप कुडलान ने बताया कि जिला स्तरीय स्तर पर 12 खेलों, जिनमें कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल आदि खेलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और इन प्रतिभागियों का चयन इस योजना के तहत किया जाना है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक खेल से 2 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। 4 आयु वर्ग के लिए मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का चयन किया जाएगा। इस योजना के तहत जनपद पौड़ी से 100 बालिकाओं और 100 बालकों का चयन किया जाएगा, जिनको प्रतिमाह 2000 प्रोत्साहन राशि और 10,000 रुपये संबंधित खेल के कट के लिए उपलब्ध कराए जाने हैं। यह चयन प्रक्रिया 16 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। आज यहाँ पे 15 ब्लॉक और 2 नगर पालिका और 2 नगर निगम से यहाँ पे टोटल
बालक प्रतिभाग करेंगे। हमारे 12 स्पोर्ट्स हैं, 12 स्पोर्ट्स में हर एक स्पोर्ट्स में 2 बालक 2 बालिकाओं का चयन किया जाएगा। इस प्रकार हर एक आयु वर्ग में हमारे 4 आयु वर्ग हैं, 14 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23 बालक आयु वर्ग हैं, जिसमें कि प्रति आयु वर्ग 25 बालक 25 बालिकाओं का चयन किया जाएगा। इस प्रकार टोटल हमारे पास 100 बालक और 100 बालिकाओं का चयन किया जाएगा प्रोत्साहन योजना के लिए, जिसके लिए उनको हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे और साथ ही 10,000 रुपये इक्विपमेंट और किट वगैरह